हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग डीसी मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। डीसी मशीन में हम लोग डीसी जनरेटर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देखें, उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग देखें, उसके बाद में फिर हम लोग टाइप ऑफ जनरेटर देखें, जनरेटर कितने टाइप का होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ जनरेटर ही डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग देखे थे जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड हो सकता है, सेल्फ एक्साइटेड हो सकता है। सेल्फ एक्साइटेड में आप आर्मेचर सर्किट से फील्ड सर्किट को या बोल सकते हैं फील्ड वाइंडिंग को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस आधार पे हम लोग सेल्फ एक्साइटेड को कई पार्ट में डिवाइड किए थे। सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड में भी शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट आता था। उसके बाद कंपाउंड का ही पार्ट था कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। हम लोग टाइप ऑफ जनरेटर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं लॉसेस इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के केस में क्या क्या लॉसेस होता है। तो डीसी जनरेटर के केस में जो लॉस होता है उसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कॉपर लॉस, दूसरा को बोलते हैं आयरन लॉस, तीसरा को बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस। अब एक एक करके सब सारे लॉसेस को देखते हैं। पहला बोल रहे हैं कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस किसको बोलते हैं? कॉपर लॉस हम लोग ओहमिक लॉस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं कॉपर लॉस? कॉपर लॉस ओहमिक लॉस को बोलते हैं। ओहमिक लॉस मतलब I² लॉस। कॉपर लॉस, ओहमिक लॉस या I² लॉस को बोलते हैं। देखिए जनरली जो हम लोग मशीन में पढ़ते हैं तो मशीन में ओहमिक लॉस या I² लॉस को कॉपर लॉस बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जनरली मशीन में जो हम लोग बाइंडिंग बनाते हैं उसमें हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग ओहमिक या I² लॉस को मशीन में कॉपर लॉस बोल देते हैं। मशीन के अलावा दूसरा जगह आप देखिएगा I² लॉस, तो वहाँ पे हम लोग उसको ओहमिक लॉस या I² लॉस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कॉपर लॉस। तो देखिए तो I² लॉस कहाँ कहाँ होगा? तो जिस सर्किट में आपका जिस सर्किट या बोल सकते हैं जिस बाइंडिंग में आपका करंट फ्लो होगा और साथ ही साथ बाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हर एक बाइंडिंग में या हर एक सर्किट में जहाँ भी करंट फ्लो होगा वहाँ पे आपका I² लॉस होगा। तो देखिए तो जनरेटर में दो बाइंडिंग रहता है, जनरेटर में दो बाइंडिंग रहता है। एक रहता है आर्मेचर बाइंडिंग और दूसरा रहता है फील्ड बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग और दूसरा फील्ड बाइंडिंग। तो जो आर्मेचर बाइंडिंग में जो लॉस होगा इन आर्मेचर सर्किट, तो आर्मेचर सर्किट में आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस RA होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। और उसमें फ्लो होने वाला करंट, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? आर्मेचर में रेजिस्टेंस RA होता है, रेजिस्टेंस RA होता है। उसमें करंट क्या होता है? उसमें करंट आपको IA होता है, यानी आर्मेचर करंट। तो उसमें जो लॉस होगा, आर्मेचर में जो लॉस होगा I² लॉस होगा, वो कितना होगा? आर्मेचर कॉपर लॉस उसको बोलेंगे। आर्मेचर में जो लॉस होगा आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉस को वैल्यू कितना होगा? I²। तो I क्या है? IA यानी आर्मेचर करंट, IA²RA। ये हो गया आर्मेचर कॉपर लॉस। अब देखिए तो एक और वाइंडिंग है, आर्मेचर के बाद एक और वाइंडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग में फील्ड का हम लोग रेजिस्टेंस क्या मान रहे थे? फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस क्या मान रहे थे? फील्ड वाइंडिंग में हम लोग मान लेते हैं कि फील्ड का रेजिस्टेंस RF है। क्या? RF है। यही अगर आप शंट में लीजिएगा, शंट वाइंडिंग में रहे हैं तो उस केस में हम लोग RS भी मान सकते हैं। सीरीज लीजिएगा तो RSE भी मान सकते हैं। तो RF या RSH किसी पे ही निकाल मान के बना लीजिए। तो देखिए इस कंडीशन में आपका जो फील्ड कॉपर लॉस होगा, फील्ड कॉपर लॉस को क्या बोलेंगे? फील्ड में जो करंट जाएगा उसको क्या बोलेंगे? फील्ड करंट IF²RF। या आप शंट में ले रहे हैं, जो आपका फील्ड वाइंडिंग है उसको आप शंट वाइंडिंग में ले रहे हैं, शंट में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको RSH लिख देंगे। अगर आप यही सीरीज में ले रहे हैं तो इसको RAC कर देंगे। फील्ड करंट तो हमेशा यही होगा।
सही लीजिएगा तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट आपका सेम हो जाएगा। तो हम लोग जनरल फॉर्म ले रहे हैं, जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, आई एफ स्क्वायर आर एफ यानी फील्ड का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कॉपर लॉस यानी ओहमिक लॉस या आई स्क्वायर आर लॉस। तो आई स्क्वायर आर लॉस कहाँ कहाँ होगा, जहाँ भी आपका जिस सर्किट से या जिस वाइंडिंग से भी आपका करंट फ्लो होगा और उसमें रेजिस्टेंस होगा तो उसमें आपका कॉपर लॉस होगा। तो कॉपर लॉस होगा तो एक हम लोग देखें कि एक वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग, यानी आर्मेचर में भी कुछ कॉपर लॉस होगा। आर्मेचर में कॉपर लॉस कितना होगा, आई ए स्क्वायर आर ए। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट है वो आई ए है और आर ए उसमें रेजिस्टेंस है, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए और आर्मेचर करंट आई ए। इसमें जो लॉस होगा आई ए स्क्वायर आर ए। इसके बाद हम लोग देखें फील्ड में, तो फील्ड में करंट होता है आई एफ और उसका रेजिस्टेंस होता है आर एफ। तो फील्ड कॉपर लॉस होगा आई एफ स्क्वायर आर एफ। ये हम लोग देखते हैं कॉपर लॉस। अब हम लोग देखते हैं आयरन लॉस। क्या देख रहे हैं, आयरन लॉस देखते हैं, फील्ड कॉपर लॉस। यहीं पे लिख देते हैं फील्ड कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई एफ स्क्वायर आर एफ। अब देखते हैं हम लोग आयरन लॉस। आयरन लॉस का क्या होता है, आयरन लॉस के अंदर आता है आपका ईडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। तो हम आपको ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको बताए हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यहाँ पे हम बताएंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीपली देखना है, बिल्कुल बेसिक से देखना है कि ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता कैसे है। बिल्कुल आपको बेसिक से समझ में आएगा। आप ट्रांसफार्मर में जा करके ट्रांसफार्मर का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप जा करके आयरन लॉस सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया हुआ मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से देखते हैं ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है। तो ईडी करंट लॉस उसका देखते हैं, पीई ईडी करंट लॉस। तो ईडी करंट लॉस इक्वल टू होता है के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी। के क्या है, के कांस्टेंट है, बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल और टी थिकनेस, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं कितना थिकनेस का यूज कर रहे हैं, और भी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है। अच्छा एक चीज बताइए, आप यहाँ बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी इसमें कहाँ आ गया, डीसी जनरेटर में फ्रीक्वेंसी कहाँ आ गया। तो हम आपको बताए थे कि डीसी जनरेटर में बाहर का सर्किट जो होता है उसमें डीसी सप्लाई होता है, लेकिन सर्किट या बोल सकते हैं अंदर कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस होता है ईएमएफ वो कैसा आता है, एसी नेचर का होता है। साथ ही साथ ये जो एफ दिखा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल को दिखा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रिवर्स होगा, तो देखिए ये आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है, ये नॉर्थ पोल है, इसी तरह से एक और पोल बना दे रहे हैं, ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो देखिए मान लेते हैं ये पार्ट, इस पार्ट के लिए हम मान रहे हैं, इस पार्ट के लिए हम देख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आर्मेचर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आर्मेचर कोर का ये वाला पार्ट अभी नॉर्थ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में है, नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है। अब देखिए जब ये मूव करेगा तो ये साउथ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में आएगा, यानी साउथ डायरेक्शन के प्रभाव में आएगा। तो उस कारण से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्सल हुआ ना। पहले देखिए नॉर्थ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में था, इफेक्ट में था, अब साउथ पोल के इन्फ्लुएंस या इफेक्ट में आ गया। तो इसमें मैग्नेटिक रिवर्सल हुआ ना, पहले नॉर्थ में था अब साउथ में आ गया। तो इस कारण से जब नॉर्थ में आता है कभी साउथ में आता है तो इस कारण से ये फ्लक्स को कट कर रहा है। तो फ्लक्स को कट करता है तो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण, क्योंकि आर्मेचर जो हम लोग यूज किए हैं वो जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो सिलिकॉन स्टील कंडक्टिंग नेचर का होता है, तो ये खुद में शॉर्ट सर्किट करके एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराता है जिसको बोलते हैं हम लोग ईडी करंट। तो उस ईडी करंट को फ्लो करने के कारण इसमें जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईडी करंट लॉस। तो इस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, इस लॉस को अगर जीरो करना है, मान लेते हैं कि अगर इस लॉस को जीरो करना है तो इस लॉस को जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आप कोर यूज कर रहे हैं इसका जो रेजिस्टेंस हो वो इनफाइनाइट हो। तो ऐसा संभव नहीं है कि कोर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका कोर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं।
कोर का रेजिस्टेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं? कोर का रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको पतला पतला स्ट्रिप में काट देते हैं, पतला पतला स्ट्रिप या पत्थर में काट देते हैं और काट करके असेंबल कर देते हैं। जिस तरह से आप ट्रांसफार्मर कोर में कर रहे थे ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन, इसी तरह से हम लोग आर्मेचर कोर में भी लेमिनेशन करते हैं। आपको हम कंस्ट्रक्शन में बताए थे कि आपका योक में और पोल कोर में, योक में और पोल कोर में आपका कोई भी आयरन लॉस नहीं हो रहा था। आयरन लॉस यानी हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन आपका आर्मेचर में हो रहा था। तो वो चीज़ हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए आपका योक में और पोल शू में, योक में और पोल कोर में, पोल शू में नहीं सॉरी, पोल कोर में, योक में और पोल कोर में आपका जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन देखिए तो आर्मेचर कोर के केस में जब देखिएगा तो आर्मेचर कोर के केस में फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स इससे जा रहा है वो कांस्टेंट है। लेकिन देखिए आर्मेचर कोर मूव कर रहा है, आर्मेचर कोर जो है वो फील्ड को कट कर रहा था। जब फील्ड को कट करेगा तो ये इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा तो शॉर्ट कर करके खुद में करंट फ्लो कराएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईडी करंट। ईडी करंट को आप और अच्छे से समझने के लिए ट्रांसफार्मर में जाकर के आयरन लॉस के बारे में देखिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। तो ये हम लोग देख लिए ईडी करंट लॉस। इसी तरह से इसमें एक और लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, तो हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू होता है ईटा Bm के पावर 1.6 इंटू F इंटू V, जहाँ ईटा क्या, ईटा आपका है एस्टिमेज हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट, हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट। ये आपका टोटल चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका इसका PDF मिल जाएगा। ईटा क्या है? एस्टिमेट हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट। Bm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल, और V है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। V यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, V यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं कोर के लिए, इसका वॉल्यूम या आयतन क्या है उस चीज को ये दिखा रहा है। अच्छा फ्रीक्वेंसी आप निकाल भी सकते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल है ये निकाल भी सकते हैं। हम आपको शुरू में बताए थे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, डीसी मशीन का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम आपको बताए थे कि F इक्वल टू होता है LP/120, यानी मशीन कितना स्पीड से घूम रहा है, साथ ही साथ मशीन में नंबर ऑफ पोल क्या है बाय 120 कर दीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस इतना होगा। अब देखिए हिस्टैरिसीस लॉस कैसे होता है? तो हिस्टैरिसीस लॉस जब आर्मेचर कोर जो होता है, आर्मेचर कोर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब देखिए जैसे ये मूव करेगा तो कभी नॉर्थ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में रहेगा, कभी इधर आएगा तो साउथ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। यानी अल्टरनेटिंग वे में क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा, मटेरियल अल्टरनेटिंग वे में मैग्नेटाइज होगा। यानी बोल सकते हैं कभी जैसे हम बोल रहे हैं कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है तो जब वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, तो जब वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको फिर डीमैग्नेटाइजेशन को, यानी अदर डायरेक्शन में उसको हम मैग्नेटाइज करते हैं तो उसको अपोज करता है। तो उस अपोजिशन के कारण इसमें लॉस होता है, हीट लॉस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि कोर जो है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब ये नहीं कि AC सप्लाई दे रहे हैं। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है क्योंकि ये मूव कर रहा है, फील्ड कांस्टेंट है लेकिन ये मूव कर रहा है, इस कारण से इसमें जो फील्ड आ रहा है वो अल्टरनेट हो जा रहा है। कभी ये नॉर्थ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में जा रहा है, कभी ये साउथ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। हम लोग कोर के किसी पार्टिकुलर के लिए देख रहे हैं, कोर के किसी पार्टिकुलर पार्ट के लिए देख रहे हैं, तो कोर का किसी कोई भी पार्टिकुलर पार्ट कभी नॉर्थ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में जाएगा, कभी साउथ डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि जब एक डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटाइज कर देते हैं तो मटेरियल चाहता है कि हम उस अवस्था को बनाए रखें, यानी जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइज हुए हैं उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज रहें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा, यहाँ कभी नॉर्थ में जा रहा है, कभी साउथ में जा रहा है, यानी अब अपोजिट में मैग्नेटाइज होना है। तो उस चेंज इन मैग्नेटाइजेशन को अपोज करता है, तो उस अपोजिशन के कारण इसमें इसके मॉलिक्यूल में फ्रिक्शन होता है। तो उस फ्रिक्शन के कारण इसमें हीट लॉस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस आप ट्रांसफार्मर में जाकर के और अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या होता है?
देखिए मैकेनिकल लॉस समझने के लिए, मैकेनिकल लॉस दो लॉस से मिलकर बना होता है। मैकेनिकल लॉस दो लॉस से मिलकर बना हुआ होता है, एक विंडेज लॉस और दूसरा फ्रिक्शन लॉस। विंडेज लॉस और दूसरा फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस। विंडेज और फ्रिक्शन लॉस देखिए बताते हैं एक एक करके। विंडेज लॉस क्या होता है, फ्रिक्शन लॉस क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये स्टेटर है, हम आपको फ्रिक्शन लॉस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये स्टेटर है और इसमें ये रोटर है, ये रोटर है, आर्मेचर कोर है, तो ये मूव करता है। तो आप मोटर इस में देखे होंगे कि स्टेटर और मोटर में हम लोग कनेक्शन किस तरह से करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको मूव करा रहे हैं, तो स्टेटर इसका इस पार्ट में, जैसे इस पार्ट है तो इस पार्ट में इधर से ढका हुआ रहता है और ढका हुआ रहता है, तो इस पार्ट में और साथ ही साथ इधर से भी ढका हुआ रहता है। तो दोनों पार्ट में हम लोग बैरिंग लगाए हुए रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बियरिंग। हम लोग आम शब्द में उसको बैरिंग भी बोलते हैं। तो उस बियरिंग में जब ये मूव करेगा, यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ है, यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ है, तो जब ये मूव करेगा तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। तो उस फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस। जो बियरिंग में फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस। अब विंडेज लॉस क्या होता है, तो एयर फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग विंडेज लॉस बोलते हैं। वो भी फ्रिक्शन के कारण ही लॉस होता है, लेकिन वो एयर फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है। जैसे हम लोग मोटर को कूल करने के लिए या कोई भी मशीन को कूल करने के लिए उसमें देखे होंगे आप, उसमें हम लोग होल छोड़ते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी अगर ज़्यादा मशीन को कूल करना रहता है तो उसमें हम लोग एयर फोर्स यानी फैन के द्वारा, पंखा के द्वारा उसमें हम लोग एयर को फोर्स करते हैं। तो उस कंडीशन में मशीन के अंदर क्या जाता है, एयर जाता है। तो एयर के कारण भी फ्रिक्शन होता है, तो उस एयर फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं विंडेज लॉस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपको लगभग सारे लॉस बता दिए हैं, तो सारे लॉस का एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस ओहमिक लॉस या आई स्क्वायर आर लॉस होता है। आई स्क्वायर आर लॉस, जहाँ भी आपका करंट फ्लो होगा, जहाँ भी आपका करंट फ्लो होगा तो उसमें आपको ओहमिक लॉस या आई स्क्वायर आर लॉस होगा। तो देखिए इसमें जनरेटर में जो हम लोग दो वाइंडिंग जानते हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग जानते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट आई ए और उसका रेजिस्टेंस आर ए, तो उसमें जो कॉपर लॉस होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस को आई ए स्क्वायर आर ए होगा। और साथ ही साथ फील्ड में, तो जो फील्ड में लॉस होता है, फील्ड में जो कॉपर लॉस होगा वो कितना होगा, तो फील्ड का करंट आई एफ होता है और रेजिस्टेंस आर एफ होता है, तो आई एफ स्क्वायर आर एफ। अब देखिए हम लोग आयरन लॉस, तो आयरन लॉस के अंदर आता है एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी करंट लॉस इक्वल होता है के बी एम एफ स्क्वायर वी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी टी स्क्वायर भी। और साथ ही साथ फिर हम लोग एडी करंट लॉस देखें, ईटा बी एम स्क्वायर बी एम के पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी, जहाँ बी एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवल्सन, टी क्या है, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते थे, एडी करंट लॉस कम करने के लिए उसको हम लोग लेमिनेट करते थे। लेमिनेट करने का मतलब पतला पतला स्ट्री या पत्थर में काट कर, तो बीच में इंसुलेशन करके उसको हम लोग इस तरह से एक जगह असेंबल कर देते हैं। और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल का आयतन। हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवल्सन निकाल सकते हैं, ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवल्सन उसको निकाल सकते हैं, एन पी बाई 120। एन क्या है, स्पीड ऑफ मशीन, पी क्या है, नंबर ऑफ होल इन मशीन बाई 120। ये चीज़ हम आपको बताए थे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस। उसके बाद देखते हैं मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में आपका आता है विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस क्या बोले कि स्टेटर और रोटर के बीच में बियरिंग दिया हुआ रहता है, बियरिंग जिसको हम लोग आम भाषा में बैरिंग भी बोलते हैं। तो उस बियरिंग में जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस। और मशीन के अंदर एयर जाता है कूल करने के लिए, हम लोग एयर को कभी फोर्स भी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग होल भी छोड़ देते हैं, तो होल के कारण भी कुछ एयर जाता है। तो एयर के कारण जो लॉस होता है, एयर के कारण जो फ्रिक्शन लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं विंडेज लॉस। आप कभी साइकिल चलाए होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक हवा चल रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाते होंगे तो एयर भी रोकता है। तो इस कारण से यहाँ रोटर जो मूव कर रहा है, तो रोटर मूव कर रहा है तो रोटर को भी एयर रोकेगा, तो उस कारण से जो लॉस होगा उसको हम लोग बोलते हैं विंडेज लॉस। एयर फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होगा उसको विंडेज लॉस बोलते हैं। विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस बहुत कम मात्रा में होता है, 10%
20%, 15 से 20% मैकेनिकल लॉस लगभग होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो आपका मैकेनिकल लॉस देख रहे हैं और आयरन लॉस देख रहे हैं, ये दोनों को जब जोड़ देते हैं तब आपका जाकर के बनता है स्ट्रे लॉस। क्या बनता है? स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रे लॉस इक्वल टू मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस को क्या लिख सकते हैं? PM। मैकेनिकल लॉस PM। स्ट्रे लॉस इक्वल टू मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस, प्लस आयरन लॉस, यानी PM प्लस PI इक्वल टू स्ट्रे लॉस। अब देखिए कांस्टेंट लॉस देखते हैं। कांस्टेंट लॉस क्या होता है? कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस उस लॉस को कहते हैं जो लोड के साथ वैरी नहीं करता। क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट लॉस उस लॉस को कहते हैं जो लोड के साथ वैरी नहीं हो रहा हो। तो डीसी जनरेटर के केस में, यानी जनरेटर के केस में आपका लोड क्या है? लोड बढ़ने घटने का मतलब क्या है? लोड बढ़ने घटने का मतलब है लोड करंट का बढ़ना घटना। तो जब लोड करंट बढ़ेगा तो लोड करंट बढ़ेगा तो उस कंडीशन में आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा। लोड करंट बढ़ेगा तो आपका आर्मेचर करंट बढ़ेगा। और अगर फील्ड सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो फील्ड करंट भी बढ़ेगा। लेकिन वही अगर शंट जनरेटर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका फील्ड करंट नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? देखिए इसको यहाँ पे समझिए। जैसे ये जनरेटर ले रहे हैं, शंट जनरेटर ले रहे हैं, तो मान लेते हैं शंट जनरेटर ले रहे हैं। तो जब लोड बढ़ेगा यानी IL बढ़ेगा। तो IL बढ़ेगा तो इस कंडीशन में आपको यहाँ से जाने वाला आर्मेचर करंट बढ़ेगा। लेकिन चूंकि वोल्टेज लगभग सेम रहता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस करता है 1-2 वोल्ट लोड करंट बढ़ने घटने से, आपका वोल्टेज जो इसके क्रॉस वोल्टेज रहता है लोड के क्रॉस, वो लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? लगभग कांस्टेंट रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं? इससे जो जाने वाला करंट है ISH भी आपका कांस्टेंट रहता है। तो ISH हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम लोग देख लेंगे ISH कांस्टेंट रहेगा तो शंट में जो लॉस होगा, शंट ब्रांच में जो लॉस होगा उसको क्या बोल देंगे? ISH² इंटू RSH। तो जो शंट में लॉस होगा, शंट वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लोड के साथ बदलेगा नहीं। और साथ ही साथ ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस, ये इसका भी लोड करंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसका भी लोड करंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी आपका कांस्टेंट लॉस है। साथ ही साथ मैकेनिकल लॉस किस चीज पर निर्भर कर रहा है? मैकेनिकल लॉस भी आपका निर्भर कर रहा है बियरिंग में जो फ्रिक्शन हो रहा है, साथ ही साथ एयर फ्रिक्शन हो रहा है, यानी इसको भी लोड करंट से कोई मतलब नहीं है। आपका शंट वाइंडिंग में जो लॉस हो रहा है वो, और आयरन लॉस जो हो रहा है वो, और मैकेनिकल लॉस यानी विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस जो हो रहा है, ये सब सारे चीज को आपको लोड करंट से या बोले कि लोड से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे लॉस को हम लोग कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस। तो किस किस लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलेंगे? एक आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस प्लस शंट कॉपर लॉस। इस सब को मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा कांस्टेंट लॉस। शंट कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, ये सारे लॉस आपका होता है कांस्टेंट लॉस। तो कांस्टेंट लॉस में क्या लिखेंगे? आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, शंट कॉपर लॉस, इस सब मिलाकर के आपको क्या होता है? कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस में आपका आ रहा है आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और शंट कॉपर लॉस। तो कांस्टेंट लॉस को अगर लिखना चाहें, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट लॉस को। कांस्टेंट लॉस इक्वल टू आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस प्लस शंट कॉपर लॉस, शंट कॉपर लॉस। तो देखिए आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस ये दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? स्ट्रे लॉस। तो कांस्टेंट लॉस इक्वल टू लिख सकते हैं स्ट्रे लॉस प्लस
शंट पीसी यानी शंट कॉपर लॉस, शंट पीसी। तो हम लोग कांस्टेंट लॉस को शंट पीसी नहीं इसको लिखते हैं कॉपर लॉस, शंट पीसीयू कॉपर लॉस, शंट पीसीयू। कांस्टेंट लॉस को हम लोग पीसी से दिखाते हैं, पीसी। तो पीसी इक्वल टू क्या लिख दिया, पीसी इक्वल टू स्ट्रे लॉस प्लस शंट पीसीयू यानी शंट कॉपर लॉस प्लस स्ट्रे लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। अगर वेरिएबल लॉस की बात करें तो आपका वेरिएबल लॉस में हो जाएगा आई स्क्वायर आर ए लॉस, आई स्क्वायर आर ए लॉस यानी आर्मेचर कॉपर लॉस। अगर सीरीज जनरेटर है तो उस केस में उस केस में आपका जो बाइंडिंग में लॉस होगा यानी सीरीज बाइंडिंग में लॉस होगा वो भी वेरिएबल लॉस होगा। तो वेरिएबल लॉस इक्वल टू क्या लिख देंगे, वेरिएबल लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर ए, आई स्क्वायर आर ए। तो क्या लिखे, वेरिएबल लॉस इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस इक्वल टू आई स्क्वायर आर ए, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू स्ट्रे लॉस प्लस शंट कॉपर लॉस। और एक और इसमें देखे थे स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस इक्वल टू आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस। तो लॉस में हम लोग इतना चीज देखें, सबसे पहले देखिए कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में आपका आर्मेचर कॉपर लॉस भी हो सकता है और फील्ड कॉपर लॉस भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखें आयरन लॉस, आयरन लॉस में देखिए ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। उसके बाद देखिए मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस में विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस यानी आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों को मिला देंगे तो स्ट्रे लॉस बन जाएगा। और स्ट्रे लॉस और शंट कॉपर लॉस ये सारे लॉस को मिला देंगे तो आपका कांस्टेंट लॉस बन जाएगा। कांस्टेंट लॉस में क्या बोले, कांस्टेंट लॉस वैसा लॉस होता है जो कि लोड करंट पे निर्भर नहीं रहता है, यानी लोड करंट से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। लोड करंट या लोड घटे या बढ़े वो लॉस हमेशा कांस्टेंट रहेगा यानी फिक्स रहेगा, तो उस लॉस को हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट लॉस। तो कांस्टेंट लॉस में हम बोले कि अगर आपका लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट तो बढ़ेगा, लेकिन शंट यानी जो पैरेलल में हम लोग कनेक्ट किए हैं तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो उस कारण से जो शंट वाइंडिंग में जो करंट जाएगा आपका वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो शंट वाइंडिंग में करंट कांस्टेंट रहेगा तो आई एस स्क्वायर जो शंट कॉपर लॉस हो रहा था आई एस स्क्वायर आर एस एच वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि शंट कॉपर लॉस कांस्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि आयरन लॉस को आपको लोड करंट से कोई मतलब नहीं है और मैकेनिकल लॉस को भी लोड करंट से कोई मतलब नहीं है। तो इस कारण से आपका आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और साथ ही साथ शंट कॉपर लॉस ये तीनों को लोड करंट से मतलब नहीं है, यानी ये सब आपका कांस्टेंट लॉस है। तो सारे को मिला देते हैं तो मिलता है कांस्टेंट लॉस। और वेरिएबल लॉस में आपका हो गया आर्मेचर कॉपर लॉस यानी आई ए स्क्वायर आर ए। आई होप अभी तक जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा।